हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो अभी हम निकल रहे हैं नेताजी सुभाष पैलेस। हम जा रहे हैं अपने दोस्त से मिलने और ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं आईएल्स के बारे में। तो अभी मेरे दोस्त ने आईएल्स का एग्ज़ाम दिया तो उससे पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस था उसका, कितनी प्रॉब्लम्स आई, कोचिंग ली कि नहीं ली, फॉर्मेट क्या था, सारा एक्सपीरियंस जानेंगे आज उसके साथ। तो एंड तक वीडियो देखना और अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी वहाँ पहुँच कर आपसे और बातें करते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys. तो दोस्तों वो टाइम आ गया है, हमारी दोस्त हमारे साथ है कनिका नरूला और आज इनसे पूछेंगे कि इनका टेस्ट कैसे गया। इन्होंने आज ही अपना LRW का टेस्ट दे के आई है ये, तो इनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं, कुछ सवाल करेंगे जैसे कि कोचिंग ली कि नहीं, कैसे प्रिपेयर किया, क्या चीज़ें टफ लगी, क्या इजी थी। और इन्होंने बहुत कम टाइम में प्रिपेयर किया, 3-4 दिन में ही प्रिपेयर करके टेस्ट दिया है, तो वो भी पूछेंगे कि कैसा टेस्ट किया इनका और कितने स्कोर आ सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। तो स्टार्ट करते हैं कनिका। तो पहला सवाल आपसे यही कि आईएल्स होता क्या है, लोगों को ये बता दो कि आईएल्स का एग्जाम हम देते क्यों हैं। इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट है। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अगर इन कंट्रीज में जाना है फॉर एकेडमिक या जनरल विच इज लाइक पीआर या एज अ स्टूडेंट, तो उसके लिए आईएल्स देना होता है। फॉर स्टूडेंट इट इज एकेडमिक वीजा, एकेडमिक आईएल्स, एंड बाकी सबके लिए जनरल होता है जो पीआर होते हैं। तो इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, जो राइटिंग पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, बस वही डिफरेंट होता है, अदरवाइज इट्स ऑल सेम। जैसे कि इन्होंने बताया कि बेसिकली अप्लाई कर रही थी स्टडी परमिट के लिए, वहाँ कॉलेजेस देख रही है कनाडा में फिलहाल। तो कनाडा में जो स्टूडेंट परमिट चाहिए होता है, आपको स्टूडेंट वीजा चाहिए होता है, तो हम लोग ये एकेडमिक वाला टेस्ट देते हैं, नहीं तो जनरल टेस्ट देना होता है हमें। और पीआर और जो वर्क परमिट होता है उनके लिए, वर्क परमिट के लिए तो आपको आईएल्स की जरूरत नहीं है, पर पीआर और एकेडमिक टेस्ट के लिए आपको आईएल्स देना पड़ेगा। तो इन्होंने अभी अपना एकेडमिक वाला आईएल्स कंप्लीट किया है। तो आपसे अगर ये पूछे कि आईएल्स देने में कितने पैसे लगते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है इसकी? 15,500 एकेडमिक सीटी। तो अभी इनको लगा है लगभग 15,500। मैंने एक साल पहले अराउंड 8-10 महीने पहले दिया था अपना एग्जाम, तो मुझे अराउंड 14,000 समथिंग लगा था, 800 के अराउंड। तो अभी शायद प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो 15,500 लगा। और पॉसिबल है कि आपका जनरल था, मेरा एकेडमिक। ये अच्छी बात कही, हो सकता है मैंने जनरल के लिए किया था, मैंने पीआर के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा अराउंड 14,000 समथिंग लगा था। तो ये एक डिफरेंस हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे, आईडीपी की वेबसाइट है, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपके लिए, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कौन से ईयर की पास आउट हो वैसे? 2017। तो 2017 में आपने बीटेक किया था और उसके बाद अभी आप कनाडा में हायर स्टडीज के लिए देख रहे हो आफ्टर 5 ईयर्स अराउंड। तो दोस्तों जहां तक आईएल्स के जो फॉर्मेट होता है, टेस्ट पैटर्न होता है, वो अगर बताया जाए तो पहले स्पीकिंग टेस्ट होता है आपका और फिर LRW होता है, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट। तो स्पीकिंग टेस्ट आपका जल्दी 15 मिनट में हो जाता है, 3 सेक्शंस होते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट सामने दिखा दूंगा अभी नेक्स्ट। तो स्क्रीनशॉट में आपको दिख जाएगा लिसनिंग में क्या क्या चीजें होती है एंड स्पीकिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, और लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग में क्या चीजें होंगी वो स्क्रीनशॉट में आपके सामने आ जाएगा अभी। तो फिलहाल अभी इनसे पूछते हैं कि इन्होंने प्रिपेयर कैसा किया इसके लिए। तो आपने कुछ कोचिंग ली थी इसके लिए, कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या पिछले 3-4 दिनों में आपने क्या क्या प्रिपरेशन की? देखो, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि किसको कितना ऑलरेडी आता है, एंड देन एवरीवन नीड्स थोड़ी सी गाइडेंस, बिकॉज सिंटैक्स और फॉर्मेशन स्ट्रक्चर और जो उसके रूल्स एंड गाइडलाइंस एंड हाउ यू कैन स्कोर बेटर, तो वो आपको किसी से गाइडेंस लेनी ही पड़ेगी। इवन दो आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन प्रेपीव, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैंने प्रेपीव में स्पॉन्सर किया था। आई पेड 5,000 रुपीज एंड वो अभी तक मेरा चल रहा है, लाइक इट्स बीन 1 ईयर एंड इट इज स्टिल एक्सेसिबल। तो कुछ वीडियोस मैंने वहाँ से देखी थी, इट वाज वेरी हेल्पफुल। एंड अदर देन दैट मैंने यूट्यूब के 2 चैनल्स बहुत अच्छे से फॉलो करे थे, विच वर E2 IELTS एंड द अदर वन इज कील्स इंग्लिश स्पीकिंग। इसके लिंक हम डाल देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक इसका। एंड दीज 2 वर वेरी हेल्पफुल। लाइक स्पीकिंग वाला विल टेल यू 1 by 1 की कैसे आप अचीव कर सकते हो हायर बैंड्स, एंड E2 अगेन इज अ वेरी गुड चैनल। बहुत सही। हाँ, मैंने भी जब अपना आईएल्स का टेस्ट दिया था तो इन लिंक्स को रेफर किया था, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जहाँ तक कोचिंग की बात की जाए तो आई वोंट रिकमेंड, हमने
जहाँ तक अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो इतना तो 7 बैंड तक ला सकते हैं उतने से, अगर किसी को सिर्फ एकेडमिक के लिए करना है, क्योंकि एकेडमिक में यू ओनली नीड 7 बैंड। तो अगर आपको ज्यादा 3-4 दिन में उसका टेस्ट दे सकते हैं, 7 बैंड आ जाएगा। बाकी अगर किसी को 9 बैंड टच करना है तो वो गाइडेंस ले सकते हैं दूसरों से, बट मुझे वो वर्थ नहीं लगा। मैंने भी कोचिंग की थी बट मुझे वो इतना वर्थ नहीं लगा, या फिर मैं उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाया इन चीजों को। हाँ, फिलहाल आगे जानते हैं। मैं अपना बैंड बताऊं तो मेरे 8 बैंड आए थे, और मैं अपनी कहानी इसके बाद बताऊंगा क्या क्या चीजें की थी मैंने। फिलहाल और घुसते हैं इन चीजों में और जानने की कोशिश करते हैं कनिका से कि उन्होंने प्रिपेयर कैसे किया, और टॉपिक वाइज चलते हैं। अगर हम स्पीकिंग की बात की जाए तो कनिका, स्पीकिंग के लिए आपने कुछ अलग से किया, कैसा था एक्सपीरियंस आपका स्पीकिंग में? मैं बहुत नर्वस हुई थी, इवन दो आइल्स की टीचर वाज सो फ्रेंडली, एंड मैंने जो दिया था दैट वाज ऑन अ वीडियो कॉल। सो लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि शी वाज स्माइलिंग, तो उसके स्माइल करने पे आई वाज गिविंग माय आंसर्स, या मैं चुप हो जाती थी, या आई वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस हर, बट वो नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो कॉल पे ना तो अपने आप को ही देखना चाहिए, एंड उनके रिएक्शंस बिल्कुल फॉलो नहीं करने चाहिए कि वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो दिस वाज वन थिंग आई लर्नड, एंड अदरवाइज फॉर 2 days मैंने जस्ट टॉपिक्स उठाए एंड उसके बारे में जो कंटेंट होता है वो सारा लिखा कि विच इज द बेस्ट कंटेंट दैट आई कैन से। तो उसमें आपको क्या होता है कि बहुत सारी एक्स्ट्रा वोकैबुलरी उस कंटेंट के रिलेटेड आपको मिल जाती है। हाउएवर इतना टाइम नहीं मिलता कि आप सोच सको, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप उसी वक्त आंसर करो, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल जो भी आपने पढ़ा है, बट इट वुड स्टिल हेल्प यू कि अगर आपने कुछ कंटेंट पहले से ही देख रखा हो और उसको प्रैक्टिस किया हो बोलने का। तो फॉर 2 days तो मैं सिर्फ कंटिन्यूसली बोलती गई थी। बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड इवन मूवमेंट। तो सही है, प्रैक्टिस करते रहना। जितने आप बोलने के शीशे के सामने खड़े होगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। जितने टॉपिक कवर कर पाओगे, जैसे कि कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं आपके वर्क से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, आपके प्लेस से रिलेटेड, ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं। फिलहाल आप बताओगे कि आपका आईडीपी सेंटर कौन सा था, कहाँ पे आपने एग्जाम दिया? ये NSP बेस्ट। तो मुझे भी बिल्कुल, हम NSP पे खड़े हैं, अभी ये अपना एग्जाम खत्म करके आई है और बहुत सही जगह लगी मुझे। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। तो NSP सेंटर में आपको वीडियो कॉल के थ्रू स्पीकिंग हुआ है। मैंने रजौरी में दिया था और रजौरी में इन पर्सन मेरा स्पीकिंग टेस्ट हुआ था, एंड सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था मेरा। बट हाँ, बाकी जो ये क्यू कार्ड वाला होता है, क्यू कार्ड का टॉपिक क्या था तुम्हारा? मेरा था सरप्राइज, व्हाट इज अ सरप्राइज व्हिच यू गॉट फ्रॉम वन ऑफ योर फ्रेंड्स या फैमिली, एंड व्हाट वाज इट, एंड whom डिड यू टेल अबाउट रिसीविंग इट, आफ्टर रिसीविंग इट। बढ़िया बढ़िया। तो 1 मिनट आपको मिलता है इसके बारे में सोचने में, और 2 मिनट तक आपको बोलना होता है मिनिमम। वो टाइम आपको बताएंगे नहीं कब शुरू, तो आपको टाइम का एस्टिमेशन खुद ही लगाना है। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। फिलहाल ये टॉपिक था। अब बात किया जाए, वैसे तो स्पीकिंग आपका मेल आ जाएगा आपको 2-3 दिन पहले, स्पीकिंग के लिए बुला लेंगे या 2 दिन बाद बुला लेंगे, मोस्टली पहले ही बुलाते हैं। तो स्पीकिंग आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा अराउंड 15-20 मिनट्स में। फिर आप बाहर आ सकते हैं और रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, जो कि आपका 2-3 दिन बाद होगा। तो आपको पहले ये एक सवाल पूछे कि इन चारों में से जो स्पीकिंग है, लिसनिंग है, रीडिंग, राइटिंग, इसमें सबसे इजी कौन सा लगा और सबसे हार्ड कौन सा लगा? देखो, फॉर प्रिपरेशन आई थिंक मेरे लिए राइटिंग सबसे इजी था, बिकॉज मेरी ऑलरेडी अच्छी कमांड है राइटिंग पे, एंड बट प्रैक्टिस भी उसी की सबसे ज्यादा चाहिए होती है, बिकॉज देर आर 7 टाइप्स ऑफ एसेज एंड यू शुड नो कि इस एसे को कैसे हैंडल करना है, किसमें एक आइडिया डालना है, किसमें 2 आइडियाज डालने हैं, और पैराग्राफ्स कैसे डिजाइन करने हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन लिसनिंग में मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं करी थी। आई थिंक आई हार्डली वेंट थ्रू 2 टेस्ट फ्रॉम कैम्ब्रिज 16 आइल्स बुक। तो वो सही था एक्सपीरियंस मेरा। मुझे समझ आ गया कि मुझे कहाँ कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड इफ दे आर लाइक, वो आंसर्स कई बार चेंज कर देते थे, तो डिस्ट्रैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। एंड रीडिंग मेरी सही है, तो इसलिए भी मैंने शायद एक ही टेस्ट प्रैक्टिस किया था। बहुत सही। मेजरली मेरी सारी प्रैक्टिस मैंने स्पीकिंग पे किया था, एंड राइटिंग का सिर्फ देखा था। तो आपके पास जब टाइम कम हो तो आपको ऐसे यूटिलाइज करना होता है अपना टाइम। प्रैक्टिस का इतना ज्यादा टाइम मिला नहीं। फिलहाल सबसे डिफिकल्ट मेरे लिए जो था वो राइटिंग हुआ करता था, क्योंकि मैं बहुत स्लो हूँ, लिखना तो छोड़ ही दिया है, एंड मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी इनकी है, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा राइटिंग में। और मेरे लिए तो सबसे ज्यादा ईजी जो था वो था मेरे लिए रीडिंग, क्योंकि मैं रीडिंग क्या करता हूँ, मुझे बहुत प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता था अपने टाइम पे, तो मेरे को रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, राइटिंग टफ था। फिलहाल जब आप रजिस्टर करेंगे, जिस बुक की ये बात कर रही है, तो रजिस्ट्रेशन के
बाद आपके घर पे एक बुक कोरियर हो जाएगी, तो उस बुक से आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा। एंड वो बुक मुझे ठीक भी लगती है क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे रेफरेंसेस, बैंड स्कोर, सब कुछ बताया होता है। फिलहाल अगर बात किया जाए जर्नल की राइटिंग की, तो आपको 2 चीजें आएंगी, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग। और एकेडमिक में अलग होता है, एक एकेडमी में एक ऐसे राइटिंग होता है और दूसरा वर्ड्स फॉर्मेशन, ये सब चीजें होती हैं वो फिलहाल। हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन उस बुक से कभी भी राइटिंग प्रैक्टिस मत करना, इट हैज सो मेनी मिस्टेक्स। तो उसके लिए सिर्फ यूट्यूब या फिर प्रेपीव रेफर करना। इफ यू कांट अफोर्ड प्रेपीव, इट्स ओके, गो थ्रू यूट्यूब, बहुत सही होगा उसमें। बट कैम्ब्रिज बुक 16 में आपको सिर्फ गलतियां मिलेंगी एंड डू नॉट लर्न फ्रॉम इट। अगर आपको पता है कि क्या फॉर्मेट है और कैसे करना है, तभी उन क्वेश्चंस को देखना और जस्ट फॉर आइडिया उस आंसर्स को रेफर कर लेना। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो राइटिंग के मामले में इट्स पथेटिक और बिल्कुल रेफर मत करना, बल्कि बैंड स्कोर गिर जाएगा। हाँ, ये तो हमने भी देखा था, बहुत मिस्टेक्स थे बुक में और इतनी अच्छी इंग्लिश लगी भी नहीं जितना तो हम नॉर्मल इससे अच्छा बोल लेते। तो हाँ, वहाँ पे वैसे बैंड स्कोर बताते हैं, उनके बैंड स्कोर 6-7 दिए हुए थे, थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा क्या? 4 भी थे इनफैक्ट, एंड देन यू विल नो कि ओके मुझे इससे बेटर तो आता ही है, तो 4 से तो ऊपर ही आ जाएंगे। लेकिन उस डिल्यूजन में नहीं जाना है, इसलिए जस्ट अवॉइड इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको देखना आप कैसे लेते हो उसको, एज अ मोटिवेशन लेते हो तो आप पे है। बाकी आई वुड से कि आप दूसरी रिसोर्सेज को भी रेफर कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज है, मैं कुछ रिसोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको हेल्प हो। तो हाँ, ये सारी चीजें थी। फिलहाल अगर बात की जाए कि अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहो कि क्या करना है लास्ट 3-4 दिन में क्या करें, तो वो एडवाइस क्या होगी आपकी तरफ से? यूट्यूब गो थ्रू करो, सारे टाइप्स ऑफ एसेज चेक करो कि क्या टाइप्स आते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करो एंड सबके आइडियाज, मतलब इट्स लाइक सारे टॉपिक से गो थ्रू करो। इफ कि पता होना चाहिए कि इस अगर ये टॉपिक आ गया तो आइडिया क्या होगा, आंसर क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होगा, और उसके रिलेटेड वोकैबुलरी थोड़ी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेम एडवाइस है मेरी भी। लगभग मेरी दिल की सारी बातें बोल दे रही है जो मैंने एक्सपीरियंस की थी, वो बहुत अच्छा है। तो हाँ, फिलहाल यही है और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप 3 दिन अगर करते हो तो 3 दिन पूरा दे, अच्छे से दे इनको, तो आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट एग्जाम होता है ये। बाकी हाँ, कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्टी आती है जो बहुत इजी में ले लेते हैं, इतना इजी भी नहीं है। तो आप इसको प्रैक्टिस करके जाएं एंड कोशिश करें पहले अटेम्प्ट में आपका 7 अबव तो मिनिमम आ जाए। एंड इतना मुश्किल नहीं है 7 लाना, बट कोशिश करें 8-9 की, ताकि आप आराम से इसको क्रैक कर पाए। बोनस टिप फॉर स्पीकिंग इज कि टॉपिक्स ऑलरेडी होते हैं, लाइक अगर यूट्यूब चैनल से गो थ्रू करो या फिर बुक से रेफर करो तो वही सेम घिसे पिटे टॉपिक्स है, वही आएंगे एंड इट इज वेरी इजी। वो बस बंदे को थोड़ी नर्वसनेस हो जाती है इसलिए गलत हो जाता है, अदरवाइज टॉपिक्स आर वेरी इजी इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। अदरवाइज रीडिंग और लिसनिंग में एक टॉपिक बहुत गंदा होता है एंड रीडिंग में भी मोस्टली एक टॉपिक तो पूरा होता ही है। अदर देन दैट इट्स इजी। बिल्कुल सही। सो दोस्तों, अभी आइल्स के लिए इतने ही रखते हैं। फिलहाल इनकी जर्नी में और भी चीजें इनसे पूछेंगे, जब इनका पीआर के लिए क्या प्रोसेस, क्या स्टेप्स, उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी अपना पीआर का एक्सपीरियंस बताऊंगा, ये अपना स्टडी परमिट का एक्सपीरियंस बताएंगे। उसके बाद मेरे पास वर्क परमिट आ गया है कनाडा का, जॉब मिल गई है मुझे वहाँ कनाडा का, तो उसका जो प्रोसेस है, जो LMIA अप्रूवल चाहिए होता है और भी जो दूसरे प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीजें आपके साथ डिटेल में मैं शेयर करूंगा। होपफुली इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स मैं कनाडा जाने वाला हूँ। वो सारी चीजें भी हमने डिस्कस कर ली है अपने एजेंट से जो मेरा रजिस्ट्रेशन करा रहा है। ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। सो दोस्तों, हाँ, तो ये जॉब की जो डिटेल्स है, बाकी सारी डिटेल्स अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे ही ये चीजें मैं अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप भी इसका बेनिफिट उठा पाए, कुछ चीजें आपको जो पसंद आए आप वहां से उठा पाए। तो हाँ, फिलहाल के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी अच्छे इससे, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड प्रेस द बेल आइकन।